हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हमारे टॉपिक हैं वो पॉलिटी से संबंधित हमारे आर्टिकल 201 से आर्टिकल 240 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें छः जो टॉपिक हैं आपके वो कम्प्लीटली आते हैं। उसमें राज्य के विधेयक व बजट की प्रक्रिया आएगी, विधानमंडल की कार्यवाही व नियम आएंगे, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति आएगी, राज्यों में उच्च न्यायालय आएंगे, जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के उनके बारे में बात की जाएगी, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनके बारे में चर्चा होगी, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। इसमें जो संघ और राज्य क्षेत्र का जो एरिया है उसके बारे में और आर्टिकल है, यानी कि हमारा जितने की आर्टिकल 241 तक भी आपको संघ राज्य क्षेत्र में मिलते हैं। तो वो सारे आर्टिकल हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज वाली जो क्लास है हमारी इन्हीं छः टॉपिक से रहेगी, जिसमें राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके बारे में हम थोड़ी कम चर्चा करेंगे। बाकी जो हमारे 5 टॉपिक हैं उनको कम्प्लीटली पढ़ेंगे, और 1-2 आर्टिकल जो भी छूट जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र के वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो पहली आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल पहला कौन सा है हमारा? तो आर्टिकल जो पहला है उसके बारे में देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो इसमें क्या रखा है कि आर्टिकल 201 विधेयकों पर राज्यपाल का निर्णय। जो विधेयक होते हैं जो विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, या साधारण विधेयक को आप विधान परिषद में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो विधेयक होते हैं उन पर राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में चर्चा की गई है। जो विधेयक राज्यपाल के पास जाएंगे उनके बारे में राज्यपाल के निर्णय क्या क्या होंगे, आर्टिकल 201 में बता रखा है। ठीक है, यही बात है कि निर्णय राज्यपाल के क्या होंगे विधेयकों पर। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख देते हैं। इसमें कहा गया है कि जब राज्य विधानमंडल, देखो मैंने कहा था कि विधानसभा या विधान परिषद को मिला के क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। अगर उसके द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है और राज्यपाल के पास भेजा जाता है कि आप इस पर अंतिम हस्ताक्षर करिए और इसको एक कानून बना दीजिए, ठीक है, तो और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए विचार, मतलब जो हमने कल पढ़ा था कि हमारी क्लास हुई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक होते हैं, अगर उसके पास कोई विधेयक आया तो उसके लिए सुरक्षित रख सकता है। ये राज्यपाल की स्वयं की शक्ति होती है कि सुरक्षित आर्टिकल को किसी भी विधेयक को रख सकता है। तो विचार के लिए सुरक्षित रख देते हैं, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। राष्ट्रपति, इसमें उनका खुद का निर्णय रहता है कि वो उस विधेयक को स्वीकृति देंगे या अस्वीकार करेंगे, वो राष्ट्रपति का खुद का निर्णय होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 201 में हमारे जो राज्यपाल होते हैं, जो विधेयक होते हैं उन पर निर्णय की बात जो है आर्टिकल 201 में की गई है। ठीक है, तो इससे जो संबंधित क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? आर्टिकल 201 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से, विधेयकों पर राष्ट्रपति का विचार, विधानसभा का कार्यकाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखो ये होता है हमारा विधेयकों पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो विचार क्या क्या है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो उसकी बात की गई है। राज्य सरकार हर वर्ष राज्य की आय और व्यय का विवरण विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करती है। यानी कि जो आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में आर्टिकल 202 में बताया गया है, और कहा गया है कि हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष राज्य आय और व्यय यानी कि खर्च का और आपकी जो कमाई हुई है उसका, ठीक है, यानी कि बचत और खर्च, ठीक है, दोनों का विवरण जो है विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करेगी। ठीक है, जिसे बजट बोलते हैं, प्रस्तुत करती है। इसे राज्य का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, बजट जो कहा जाता है वो हम आम भाषा में कहते हैं, जबकि इसका पूर्ण नाम जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। अगर आपको बजट न देके वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में पूछेगा तो इसका मतलब है कि वो बजट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो राज्य का बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो राज्य का बजट है वो आर्टिकल कौन से में आता है? 201 में, 202 में, 205 में या 210 में? तो आर्टिकल 202 के तहत हमारे राज्य का जो कोई भी राज्य है उसका बजट जो आता है वो 202 के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 203 के बारे में कहा गया है कि अनुदानों की जो मांग होती है, ठीक है, तो अनुदानों की मांग के बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 203 में की गई है कि राज्य विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य सरकार से विभिन्न विभागों के खर्च के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा करती है। ठीक है, और उन्हें स्वीकृति या अस्वीकृत करती है। देखो इसमें ये कहा गया है कि राज्य की जो विधानसभा होगी वो राज्य सरकार से, यानी कि विधानसभा, ठीक है, यानी कि विधान परिषद नहीं, खाली विधानसभा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के खर्चों के लिए अनुदान की मांग करती है। राज्य सरकार होती है उससे कहेगी कि जो है आप हमें विभागों के लिए वो अपना एक मतलब पूरा प्रारूप देंगे कि हमें इन इन विभागों के लिए ये खर्च के लिए इतना इतना पैसा चाहिए, मांग करती है। उस पर जो है चर्चा होती है, फिर सदन में, विधानसभा में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में क्या होगा, उन्हें स्वीकृत मतलब अगर विधान, जैसे कि राज्य सरकार चाहे, यानी कि अगर
विधान दोनों सब चीज़ें मिला के राज्यपाल की अनुमति हो जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, स्वीकृति अगर उनको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। वो किसका है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि वो स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी, लेकिन उस पर जो चर्चा होगी वो विधानसभा के अंतर्गत होगी और विधानमंडल उसको अस्वीकार करेगा या स्वीकार करेगा, उसकी अलग बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुदानों की मांग किस अनुच्छेद में की गई है। जो अनुदान होते हैं, जो मतलब खर्चे के लिए पैसा मांगा जाता है, उसके लिए आर्टिकल कौन सा आता है, 202, 203, 204 और 206। तो मैं बताता हूँ आपको कितना, 203 आर्टिकल आता है हमारा। 204 विनियोग विधेयक, जो विनियोग विधेयक होते हैं उनके बारे में बात की गई है। जो संचित निधि वगैरह से संबंधित जो विधेयक होते हैं, ठीक है, जो उनसे पैसा निकालते हैं, तो वो जो होते हैं विनियोग विधेयक के अंतर्गत आते हैं, और उसके बारे में जो बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, वो आगे कर लेंगे। ठीक है, तो विनियोग विधेयक किसमें आते हैं, आर्टिकल 204 के अंतर्गत आते हैं। अनुदानों की स्वीकृति के बाद अगर कोई अनुदान देना है किसी भी विभाग को, उसकी अगर स्वीकृति हो गई, राज्य सरकार को उसके बाद राज्य सरकार को राज्य की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने लोकसभा में पढ़ा था, वैसे ही सेम पैटर्न आपका विधानसभा में प्रस्तुत होता है। तो ये जो है सेम प्रक्रिया है कि विनियोग विधेयक किस लिए आते हैं, कि अगर किसी भी राज्य सरकार यानी कि विधानसभा ने अगर ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ इन विभागों को इतना इतना पैसा देना है, तो वो संचित निधि से पैसा निकालना होता है। जब आप संचित निधि से पैसा निकालेंगे तो उसको पैसे को निकालने के लिए यानी कि पैसा निकालने के लिए जो एक विधेयक और लाया जाता है वो विनियोग विधेयक होता है, जो पारित किया जाता है विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। विनियोग विधेयक किससे संबंधित है। देखो पहला तो ये आर्टिकल जो आते हैं हमारे, आर्टिकल 204 से संबंधित है, इस बात को आप याद रखना। आर्टिकल कौन से है, 204 से संबंधित है, कर लगाने से संबंधित है, संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है। देखो यही सही है इसका, संचित निधि से धन निकालने के लिए ये संबंधित आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आर्टिकल 205 अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान वाला जो अनुपूरक बजट, अतिरिक्त बजट, अधिक अनुदान वाला बजट, ये सब चीज़ें जो आती हैं, अतिरिक्त बजट, अनुपूरक बजट या अधिक अनुदान वाला बजट, आर्टिकल 205 के अंतर्गत आती हैं। तो अनुच्छेद 205 को आपको याद करना चाहिए। यदि किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति धन प्राप्त नहीं है तो सरकार अतिरिक्त धन के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकती है। देखो ऐसा होता है कि अगर कोई भी वित्तीय वर्ष है, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत, देखो वित्तीय वर्ष होता है एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वीकृति धन प्राप्त नहीं, यानी कि अगर उन्होंने स्वीकृति ले ली है और धन प्राप्त नहीं होता है कि इतना धन हमको नहीं मिला है, मान लो अगर 5 करोड़ की स्वीकृति हुई और उसमें पैसा सिर्फ 4 करोड़ दिया गया है, तो सरकार अतिरिक्त धन के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान मांग कर सकती है। यानी कि जो आपकी विधानसभा है, जो भी विभाग है, वो अपने लिए बोलेगा कि मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, आपने इतना ही पैसा दिया है और मेरे को पैसा कम पड़ रहा है, और बजट का पैसा था वो ख़त्म हो चुका है, तो वो उसके लिए एक जो विधेयक आता है वो आता है आपका अतिरिक्त धन के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है अतिरिक्त अनुदान की मांग करेंगे और वहाँ पे उनको पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जिसे अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुपूरक बजट कहा जाता है। अनुपूरक अनुदान किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो अनुपूरक अनुदान आर्टिकल 203 के अंतर्गत आएगा, 205 के, 208 के या 210 के, तो 205 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान या प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान। ठीक है, इनके बारे में बात की गई है। देखो लेखानुदान जो होता है वो इसलिए लाया जाता है कि बजट में जो पैसा कम पड़ा है 1-2 महीने के लिए, तो उसके लिए पैसा हमें लाया जाएगा लेखानुदान। ठीक है, तो लेखानुदान जो होता है बजट में अगर पैसा कम पड़ गया और 1-2 महीने का टाइम है अगला बजट पेश होने में, तो उस समय के बीच में जो बजट मतलब पैसा लाने के लिए, निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो लेखानुदान बजट होगा। ठीक है, उसको भी लेखानुदान बजट कहा जाता है। प्रत्यय अनुदान बजट होता है जब आपका कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो उसके लिए जो लाया जाएगा वो प्रत्यय अनुदान बजट होगा। और अपवादानुदान बजट जो होता है, यानी कि अपवाद के तौर पर आता है, जैसे कि मान लो आपने एक बजट प्रस्तुत किया जो आपके विधानसभा में था, और बजट प्रस्तुत करने के बाद में क्या हुआ कि अचानक आपने जैसे कि मान लो 100 करोड़ का बजट पास कर दिया, तो अब 100 करोड़ रुपये आपने जो है एक सारे कार्यों के लिए निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ कि एक अचानक से कोई आपदा आ गई या कोई कार्य ऐसा आ गया जिसको आपको करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके भारत के हित में ना हो, तो उन पे अगर कोई एक आकस्मिक कारण आ जाए, जैसे कि मान लो, जैसे वैसे तो आपातकालीन के लिए तो आपका प्रत्यनुदान बजट हो गया, लेकिन कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो एक अलग से ही कार्य आ जाए, तो उस कार्य के लिए अपवादानुदान बजट लाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लेना। राज्य सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से खर्च करने की अनुमति देने के लिए लेखानुदान आदि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मैंने जो बताया आप उसको याद कर लेना, इसमें वही बात की गई है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं, लेखानुदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लेखानुदान बजट किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 204, 206, 207 या 208? जैसा कि आपको पता है 206 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है। जो अनुच्छेद 207 है वो राज्य में जो वित्त विधेयक होते हैं उनके बारे में बात की गई है। राज्य में धन संबंधी विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में जो धन संबंधी विधेयक होते हैं यानी कि फाइनेंशियल जो बिल होते हैं, केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश यानी कि उनके लिए राज्यपाल के पास आपको पहले जाना पड़ेगा, उनको वो जो विधेयक होगा उस पर उनको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही वो विधेयक विधानसभा में आपको मतलब प्रस्तुत करेंगे कि ये हमारा एक विधेयक है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक विधेयक पर चर्चा होनी अनिवार्य होती है, तो इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर लें कि आपके जो आर्टिकल 207 के अंतर्गत आता है वो वित्त विधेयक आते हैं। तो वित्त विधेयक पे क्या होता है, जो राज्यपाल होता है उसकी पूर्व अनुमति लेना या सिफारिश से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उसकी जो है, अगर आप विधानसभा में लाएंगे उस बजट को, जो आपका वित्त विधेयक है, अगर उस विधेयक को आप विधानसभा में लाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 207 के तहत वित्त विधेयक जो आते हैं, वित्त विधेयक किसकी सिफारिश से प्रस्तुत होता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया अभी कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, अगर ये केंद्र में होता तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है। अनुच्छेद 208 कार्यवाही के नियम। जो कार्यवाही के नियम की बात की गई है वो आर्टिकल 208 में की गई है। जो कार्यवाही है और जो उनके लिए नियम बनाए जाएंगे वो कैसे कैसे बनेंगे और कौन कौन उनको बनाएगा उसके बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 208 में की गई है। राज्य विधानमंडल अपने कार्य संचालन के लिए स्वयं नियम बनाता है। देखो, विधानमंडल यानी कि अपने कार्य के लिए अपने स्वयं नियम बनाता है, और इसमें दोनों सदन अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। यानी कि विधानसभा चाहे तो अपना अलग नियम बनाएगी अपने कार्य संचालन के लिए, जो भी उनकी कार्यवाही है उसको संचालन के लिए, और विधान परिषद चाहे तो उनके नियम अलग बना सकती है वो अपने। और दोनों सदन यानी कि विधानमंडल की बात की गई है, इसमें दोनों सदन आते हैं, विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी, और दोनों जो सदन होंगे वो अपने अपने कार्य के लिए, जो उनके कार्य मतलब कार्यवाही होगी तो उसके लिए नियम अपने बना सकते हैं। उसकी बात की गई है आर्टिकल 208 के अंतर्गत। कार्यवाही के लिए नियम किस में आते हैं? विधानमंडल की कार्यवाही के लिए नियम वो आते हैं तो आर्टिकल 208 के अंतर्गत, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्यवाही के नियम किस अनुच्छेद में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कितनी बार बताया, 206, 207, 208, 210, आपको पता होगा 208 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 209 वित्त कार्य के विनियमन। जो वित्त कार्य होते हैं उनके जो विनियमन होते हैं यानी कि उनमें जो पैसा खर्च होता है तो उसके लिए जो बात की गई है वो आर्टिकल 209 में की गई है। राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल होता है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को मिलकर कौन बनता है? राज्य विधानमंडल बनता है, ठीक है। वित्त कार्य के लिए विनियमन आर्टिकल 209 में, और विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल वित्त कार्यों के बेहतर संचालन के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपके जो विधानमंडल की जो वित्त कार्य हैं यानी कि जो किसी भी विभाग को जो पैसा दिया जाता है, मान लो आपका रक्षा विभाग है या आपका जो आपके होम मिनिस्ट्री होती है यानी कि गृह विभाग होता है, तो उनके अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं तो उनको सही से संचालन के लिए, बेहतर संचालन के लिए जो नियम या कानून बना सकता है वो आर्टिकल 209 के तहत बना सकते हैं विधानमंडल यानी कि विधान परिषद भी और विधानसभा भी दोनों मिलकर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। वित्त कार्य के लिए विनियमन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वित्त कार्य के लिए विनियमन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 208, 209, 210 और 212। तो 209 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में भाषा। जो विधानमंडल की जो भाषा होती है उसके बारे में बात की गई है। तो जो अनुच्छेद 210 है उसमें विधानमंडल की जो भाषा है उसके बारे में चर्चा की गई है कि विधानमंडल की जो भाषा होगी वो कैसी कैसी होगी, ठीक है, आर्टिकल 210 के अंतर्गत। तो इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में, ठीक है, कार्य हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में किया जा सकता है। देखो, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो आप यूपी में रहते हैं तो आपके लिए एक लैंग्वेज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे हिंदी। सभी लोग ज़्यादातर हिंदी जानते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का ले लोगे तो अवध के क्षेत्र में अवधी बोली जाएगी, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बुंदेली बोली जाएगी। तो ऐसे ही मतलब खड़ी बोली बोली जाती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे भी, दिल्ली से लगते हुए जितने एरिया वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। अदर जो एरिया में आएंगे आप, जैसे कि आप इधर आ जाएंगे पूरब में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी भी बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपके जो राज्य से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतनी विविधताएं हैं कि आपको एक लैंग्वेज चुनने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए सबकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी लोग समझते भी हैं और हिंदी लोग जानते भी हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि हम हिंदी को ही मतलब अपनी प्रियोरिटी मानते हैं, या आप सदन की जो कार्यवाही है वो इंग्लिश में कर सकते हैं। हमारे यहाँ के जो सदन के सदस्य हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो इंग्लिश में सारी कार्यवाही कर लें, और ना ही जनता इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है
देखो, समझदार होना एक अलग चीज़ है, पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका कोई एक दूसरे से कोई मेल नहीं होता, क्योंकि किताबें आपको सिर्फ इतना बताती हैं कि आपको कौन सा कार्य कैसे करना है। वो समझदारी का उनमें कोई वो नहीं होता कि भाई आपको समझदारी किताबों से मिलेगी। मैंने बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग मूर्ख देखे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है तो वो बहुत समझदार होगा। मूर्ख भी होते हैं समाज के तौर में, ज़्यादातर समाज के तौर पे। अगर आप चाहेंगे कि बुक के तौर पे अगर आप बुद्धिमान हैं तो शायद आप पढ़ के हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक चीज़ें या फिर जो चीज़ें एज ए मतलब आपको नॉर्मल जीवन में जीने के लिए चाहिए, उनके लिए आपको खुद की बुद्धि के से काम लेना पड़ता है, और वो किताबों में नहीं दिया जाता, क्योंकि हर सिचुएशन को किताबों में नहीं बताया गया है। आपकी सिचुएशन को आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, और उसी के लिए जो मनुष्य होता है वो बुद्धिमान कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो, ऐसा होता है ना कि आप अब उत्तर प्रदेश में आपको एक भाषा चुनने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। यहाँ पे सभी लोग क्या है, अब जनता भी इंग्लिश तो नहीं जानती सारी, ना ही आपके जो विधानसभा में आपके जो सदस्य बैठे हैं, विधान परिषद में जो सदस्य बैठे हैं, वो सारे लोग इंग्लिश जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश में कार्यवाही है वो होना बहुत मुश्किल है। जबकि आप देखेंगे कि आप अगर जाएंगे यहाँ पे नागालैंड वगैरह में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में कार्यवाही वहाँ की दिखाई देंगी, या उनकी लोकल जो लैंग्वेज है ना, नागा लैंग्वेज, नागालैंड में या अदर जो लैंग्वेज है वो उनमें अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो अदर स्टेट होंगे, जितने भी अदर स्टेट हैं, केरला है तो वहाँ की केरला है, केरल भाषा है, मतलब वहाँ पे जो है अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे तमिलनाडु है तो वहाँ पे जो है अलग भाषा है, और आपकी आंध्र प्रदेश है तो उसमें अलग भाषा है, कन्नड़ है कर्नाटका में बोली जाती है। तो ये सब भाषाएं जो है अलग अलग होती हैं, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग भाषाएं अलग अलग राज्यों में होती हैं। तो वहाँ की जो अपनी लैंग्वेज है, अगर आपको उसमें अपने विधानसभा में कार्यवाही में उस भाषा का यूज करना है तो आर्टिकल 210 के तहत जाइए, आप अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं। तो विधानसभा में आप जो है अपनी भाषा का, या विधान परिषद में अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 210 से। अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, काफ़ी लंबी तो वैसे ही हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानमंडल में भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल में जो हमारा भाषा का प्रावधान है वो आर्टिकल 208 में है, 210 में है, 211 में है, 213 में है। तो हमारा है आर्टिकल 210 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 211, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध। देखो, न्यायाधीश जो उनका आचरण होता है न्यायाधीशों का, उन पे जो चर्चा पर प्रतिबंध है उनके, मतलब उनके आचरण पे आप चर्चा नहीं कर सकते। इस चीज़ पे प्रतिबंध कौन लगाता है? आर्टिकल 211 लगाता है, ठीक है। अगर न्यायाधीशों का जो आचरण होता है उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते, उस पर जो आप विधानसभा में या कहीं भी उनके आचरण के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हो। हाँ, कई बार होता है कि आपने अगर कोई मतलब अगर कोई जैसे कि संविधान का उल्लंघन कर दिया है और उन पे अगर कोई महाभियोग वगैरह लगाया गया है, अगर कोई उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस टाइम पे आप चर्चा कर सकते हो आप विधानसभा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेवजह उनके जो, अगर वो किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं तो उसको उठा के आप कहेंगे कि हमारे जहाँ पे जो है न्यायाधीश ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, या उनका आचरण तो बहुत बुरा है। इस तरीके की आप उन पर चर्चा नहीं कर सकते, इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 211 के तहत, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, और नहीं आ रही हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर करके जाना कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझाइए। तो मैं इसको समझाने के लिए तैयार हूँ आपको। राज्य विधानमंडल में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है। अब इसमें यही कहा गया है कि राज्य के, अब देखो इस चीज़ से ना आपको एक चीज़ और मैं बता दूंगा इससे रिलेट करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती विधानमंडल के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि ना विधान परिषद में ना विधानसभा में चर्चा की जा सकती है। ऐसे ही आप जो है, जो सदन की कार्यवाही होती है ना, जहाँ लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, उस कार्यवाही में जो मान्य सदस्य जो भी चीज़ें बोलते हैं उन पे आप कार्रवाई न्यायालय में जाके नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो ये भी जो आपके संविधान में बोला गया है कि आप किसी भी सदन के सदस्य पे उसकी लैंग्वेज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और वैसे ही कहा गया है कि आप किसी भी न्यायाधीश के आचरण के बारे में विधानसभा में मतलब विधानमंडल में चर्चा नहीं कर सकते। तो ये दोनों को एक दूसरे से चीज़ें अलग करती हैं यहाँ पे, ठीक है, एक जैसी बन जाती हैं। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? जो न्यायाधीश हैं उनके जो आचरण है उन पर जो चर्चा नहीं हो सकती, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 210, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212, आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 211 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 212 है, न्यायालयों का हस्तक्षेप निषिद्ध है। तो न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है वो निषिद्ध है। वो जो विधानमंडल की कार्यवाही की बात करी थी मैंने, उसी में आपका जो इसमें जो न्यायालयों का हस्तक्षेप है यहाँ पे निषिद्ध हो जाता है, यानी कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। निषिद्ध का मतलब होता है मना है, ठीक है। वो यहाँ पे अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 211 में
आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में चर्चा विधानसभा में नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 212 में ये कहा गया है कि आप विधानसभा में हुई कार्यवाही पे अदालत में आप उसकी किसी भी मान्य सदस्य पे आप जो है मुकदमा नहीं चला सकते। ठीक है। विधानमंडल की कार्यवाही को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बात इसमें की गई है आर्टिकल 212 के अंतर्गत। ठीक है। विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 210, 212, 214, 216। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 212 में कहा गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश की जो शक्तियाँ होती हैं वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत आती हैं और राष्ट्रपति की 123 के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसको कोई ऐसी वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है। आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं अध्यादेश की, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 213 के तहत। अब राज्यपाल जो है कब कब अध्यादेश लागू कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम किसी बड़ी क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक खुद में एक बहुत बड़ा प्रस्तुत टॉपिक है। इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। कम से कम 25-30 मिनट की क्लास लगेगी, तब जाके मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी एज ए प्रैक्टिस सेट के टाइप पे अब अपने क्वेश्चन और आर्टिकल को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल ने वैकेंसी, अगर आपने कहीं भी पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप यहाँ से पढ़िए। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, या अन्य सब्जेक्ट भी बहुत सारे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं था। अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन पहले ही शुरू की थी, और हमारे जो अभी आर्टिकल है 10-12 ही क्लासें हुई हैं हमारी, लगभग 12-13, और उसमें जो हमने 213 आर्टिकल पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। तो 213 आर्टिकल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपको जो अन्य क्लासें मिलेंगी अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं उन चीज़ों को आपको। तो इसलिए आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना। राज्यपाल की अध्यादेश की जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत दे रखी हैं। ठीक है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है, जब विधानमंडल, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, अगर दोनों में से एक का भी सत्र नहीं चल रहा है तब भी आप जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी बिल को आपको पारित करना है तो उनमें दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। अगर एक सदन का अगर उसमें चल भी रहा है, सत्र उसका चल भी रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई भी आपको कानून लागू करना है तो वो दोनों सदनों की अनुमति तो चाहिए होगी। अगर एक सदन नहीं है तो आप एक की अनुमति से तो कर नहीं सकते। तो अध्यादेश जारी आप कर सकते हैं जब किसी भी सदन में कोई भी सदन अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा हो, उस टाइम पे उनका सदन में मतलब चल नहीं रहा हो तो। ठीक है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है कौन से आर्टिकल में आती है? 210, 212, 213 या 214? तो 213 के अंतर्गत आती है राज्यपाल की अध्यादेश के बारे में जो शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 214 राज्य में उच्च न्यायालय, जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं आर्टिकल 214 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय की बात की गई है। जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो किसमें? आर्टिकल 214 के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य होगा उसका एक क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। प्रश्न होंगे। ठीक है। जो हमारे जो आर्टिकल में दिया गया है 214 में, इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। 213 में आपको अध्यादेश के बारे में बताया गया है, उसकी जो शक्तियाँ हैं राज्यपाल की वो बताई गई हैं। और आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा, उसके बारे में चर्चा की गई है 214 के अंतर्गत। इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दोनों ही जो आर्टिकल हैं 213 और 214 से आपको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आर्टिकल को ज़्यादा याद करना है इसमें। ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। ठीक है। राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें सिंपल है, आपको पता ही होगा, 213, 214, 215, 216, तो आर्टिकल 214 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा की गई है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है या नहीं है, उसके बारे में बताया गया। आप बताइए आर्टिकल 215 में। ठीक है। क्या है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और उसे अवमानना दंडित करने की शक्ति होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी निर्णय के खिलाफ, उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं अभिलेख यानी कि लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वो लिखित होते हैं। अगर आपने उसके कोई भी निर्णय के खिलाफ अगर आपने कोई भी चीज़ की है तो उसमें आपको जो कार्रवाई में मतलब आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपको दंड मिल सकता है उसके लिए, अगर आप न्यायालय के किसी भी फैसले की अवमानना करते हो तो। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया आर्टिकल 215 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और उसे अवमानना दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि अगर कोर्ट की आप अवमानना करते हो तो उस पर वो दंड दे सकता है आपको। ठीक है। उसके पास ये शक्ति प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है। तो आपको पता होगा 214, 215, 216, 217। तो 214 में हमारे हाई कोर्ट आते हैं और अवमानना जो आती है हमारी 215 में आती है, हाई कोर्ट की अवमानना। ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 216 में आता है हमारा उच्च न्यायालय की संरचना। जो उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में बात की गई है वो आर्टिकल 216 के अंतर्गत बात की गई है कि जो संरचना होगी उच्च न्यायालय की वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो इसमें आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि न्यायाधीशों की जो संख्या प्रत्येक राज्य में लगभग अलग अलग है और कई सारे राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है, उसके बारे में भी बताया गया है, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि ठीक है, उसमें ये नहीं है कि परमानेंट इतने ही होंगे, वो आपकी संख्या चेंज हो सकती है, वो आगे आगे पीछे हो जाती है, कभी बढ़ा भी दे जाते हैं, कभी घट भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वैसे तो बढ़ ही रहे हैं क्योंकि केस ही इतने पेंडिंग पड़े हैं, और भी न्यायाधीश होंगे तब भी शायद केस सॉल्व ना हो पाए। लेकिन हमारा क्या है, मुकदमे 6-6 महीने 1-1 साल तक चलते रहते हैं। अब क्या कहें, 4-10 साल हो गए, लोग मर गए, उसके बाद में उनका मुकदमा जो फाइनल होता है उस पर अंतिम निर्णय आता है, और वो आदमी जिसका ने मुकदमा करा था वो मर भी गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे पेंडिंग बहुत ज़्यादा है मुकदमे, तो इसको जो है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम जो देख रहे थे आर्टिकल 216 के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें जो कह रहे थे हम उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में बात कर रहे थे कि उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसके बारे में यही बताया गया है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ जो है उसमें अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? 215, 216, 217, 218, तो 216 में दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी। देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, राज्यपाल की अनुमति से राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति जब करते हैं तो उनको राज्यपाल की जो एक मतलब सलाह लेनी होती है। ठीक है, राज्यपाल उसमें सलाह देते हैं कि आपको इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में तो आर्टिकल 217 के तहत होती है। तो आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि राज्यपाल की जो है सलाह मानने होती है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति जो है मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं कि किसकी नियुक्ति करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? देखो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे उनके जो कुछ प्रावधान है उसके बारे में बात करता है कि आर्टिकल 218 जो करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 218 के अंतर्गत ये आर्टिकल इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होता, इसकी थ्योरी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो संबंधित कुछ प्रावधान है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि मान लो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आपके सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दोनों में समान होते हैं, वो लागू होते हैं हर किसी पे। ठीक है, अनुच्छेद 218 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों के वेतन से कुछ प्रावधानों पर का लागू होना, उच्च न्यायालय की स्थापना या न्यायालय की भाषा। तो आपको जो है कुछ प्रावधान इसमें लागू होते हैं, दोनों पे होते हैं, सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों पर होते हैं लागू। 218 में बताया गया है। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करता है। जो न्यायाधीशों की शपथ होती है वो आर्टिकल 219 के तहत ली जाती है, और इस आर्टिकल को आप डायरेक्टली याद कर लेना कि 213 में अध्यादेश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, 219 में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात की गई है और 214 में हाईकोर्ट के बारे में बात की गई है। तो इस बारे में आप आराम से देख लेना एक बार। ठीक है, शक्ति के बारे में बात की गई है। ऐसे सब कुछ आप आर्टिकल 1-2 याद कर लेना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि 219, 213, 214 इस तरीके का आर्टिकल आप याद करके रखना। अनुच्छेदों की शपथ के बारे में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। देखो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद ग्रहण यानी अगर वो अपने पद पे बैठेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, राज्यपाल के समक्ष जो है शपथ लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेंगे किसके सामने? राज्यपाल के सामने। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी रख दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेते हैं? ठीक है, किसके सामने लेंगे? वो लेंगे राज्यपाल के सामने। लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? वो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। जो स्थायी न्यायाधीश होते हैं उनको रखने पर प्रतिबंध आर्टिकल 220 के अंतर्गत लगाया गया है। कोई भी स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। देखो ऐसा होता है कि आप अगर उच्च न्यायालय में क्या होता है कि एक डिमांड होती है कि आप 10 साल तक उसमें वकालत कर चुके हों, हाईकोर्ट में या किसी अदालत में वकालत कर चुके हों। ठीक है, जिला अदालत में। तो इस तरीके से आप न्यायाधीश बन सकते हैं। उसमें जो प्रमुख चीज़ें होती हैं कुछ उसकी शर्तें दी गई होती हैं, मैं पढ़ा दूंगा मैं उसमें भी।
तो उन शर्तों को पूरा करने के बाद आप एक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, और उस पद पे पहुँचने के बाद में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस पद से रिटायर हो गए, 65 वर्ष की आपकी आयु, 62 वर्ष की आपकी आयु हो गई और आप रिटायर हो गए। उसके बाद में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसी कोर्ट में जाएँ और उनके खिलाफ आप जो है उसी कोर्ट में अपनी जो है क्या कहते हैं कि आप वकालत शुरू कर दें, क्योंकि आपको सारे रूल्स पता हो गए, आपको सारी चीज़ें, आपको कानूनों की थोड़ पता चल गए, आपको सारी चीज़ें तो महसूस हो गई। फिर उसके पद की जो गरिमा है वो भी आप कम हो जाती है कि पहले आप न्यायाधीश थे, उसके बाद में आप फिर वकील बन गए। तो इस चीज़ को देखते हुए कि आप वकालत नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं जाके। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके वकालत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, बस इतना फ़र्क है आर्टिकल 220 के तहत। अनुच्छेद 220 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से, वकालत पर प्रतिबंध से, न्यायालय की संरचना से, न्यायाधीशों का वेतन से। तो ये है वकालत पर प्रतिबंध लग जाता है आपकी, तो इसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 221 के बारे में, आर्टिकल 221 जो है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन होता है उनके बारे में बात करता है, और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 221 को आपको याद कर लेना है आराम से कि वेतन किस में है, न्यायाधीशों का 221 में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो ये सेम ही है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके भत्ते और वेतन जो है संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वैसे ही जो है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी कौन करता है? संसद ही निर्धारित करती है, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। देखो संसद निर्धारित जरूर करेगी, लेकिन जो उनका वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, क्योंकि ये कार्य किसके लिए करते हैं? वो राज्य के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो राज्य के केस होते हैं तो उनको सुनवाई करते हैं, किसी भी राज्य के मुकदमे हैं तो उनको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से, यानी कि राज्य की दिया जाता है। राज्य की जो सेविंग होती है उससे, जो राज्य का पैसा होता है उससे उनका वेतन मिलता है। लेकिन जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, और जो शपथ दिलाएंगे वो राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 220 से, 221 से, 222 से, 224 से। तो आपको पता है कि आर्टिकल 221 में जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जो न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होता है वो आर्टिकल 222 के अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है, यानी कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना, वो उसके बारे में बात करता है। राष्ट्रपति होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि आर्टिकल 222 हमारा जो यूज होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लो अगर आपके यहाँ से आप गोवा चले जाओ, ठीक है, जैसे कि मान लो मुंबई चले गए, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अपना एक हाई कोर्ट है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे आपके मान लो 100, अभी तो इतनी नहीं होती संख्या, मान लो 20 वहाँ पे न्यायाधीश हैं, तो 20 न्यायाधीशों पे अगर वहाँ पे मुकदमे कम हैं, या मान लो आप पूर्वोत्तर में चले गए तो वहाँ पे भी एक हाई कोर्ट है, ठीक है, असम वाला। तो असम हाई कोर्ट में आप जाते हो, वहाँ पे जाके आप जो है वहाँ पे जो मुकदमे चल रहे हैं, मान लो वहाँ पे 2000 मुकदमे हैं और वहाँ पे 20 न्यायाधीश हैं, और वहाँ पे मुकदमों की जो कार्यवाही है वो सुन सकते हैं कि 18 सुन सकते हैं, मान लो 2 न्यायाधीश उसमें उतने ज़रूरी नहीं है। अब अगर सरकार को, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तब तो वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, और वो क्या करेंगे कि उन न्यायाधीशों को वहाँ से 2 को उठाएंगे, और वो उठा के किसी उस उच्च न्यायालय में उनको जो है स्थानांतरित कर देंगे, जहाँ पे वो कार्रवाई अपनी कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, जहाँ पे मुकदमों का लोड ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 222 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? तो कौन करता है? पहली बात तो कौन करेगा? देखो राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करेंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 223 है वो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 223 किससे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता है। यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए या वे कार्य करने में असमर्थ हों तो राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखो इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 223 में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए, ये मैंने आपको सब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा रखा है, पर दोबारा पढ़ने की आपको इसमें ये अच्छी चीज़ है कि आपको दोबारा पढ़ने मिल रहा है। आप इसको बस आर्टिकल और थ्योरी को दोनों को इस तरीके से इनको डिवाइड कर लेना आपस में कि
कार्य दोनों के सेम होते हैं, लगभग चीज़ें भी दोनों सेम ही करते हैं काम। उनके पद की जो नियुक्ति होती है या शपथ होती है, सब चीज़ें लगभग सेम होती हैं, क्योंकि शपथ बस जो राज्यपाल होते हैं वो उनके सामने रहते हैं, बाकी राष्ट्रपति तो नियुक्ति करते ही हैं। उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो संसद तय करती है, ठीक है, राज्य वालों के। लेकिन देता कौन है? वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी डिफरेंस कर लेना, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, का पद खाली हो जाए तो वे कार्य करने में असमर्थ हों, यदि यदि उनको कोई बीमारी हो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए, मेंटली अगर वो ज़्यादा परेशान हो जाए, उनको दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस कार्यवाहक में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर ऐसा होता है कि वो पुराने वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे आपके, अगर वो सही हो जाते हैं या मतलब उनकी कोई बीमारी थी, मान लो बुखार आ गया और वो 4 दिन कार्रवाई नहीं कर सकते, उसमें नहीं आ सकते, तो उनकी जगह दूसरा नियुक्त कर देंगे, या आपको 1 महीना लग जाए उनको तबीयत ठीक होने में, और 1 महीने बाद जब वो आएंगे तो वो अपना पद खुद स्वयं संभालेंगे, उनके पद से जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी वाली बात नहीं, वो अपनी जगह दोबारा चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे, ठीक है। जहाँ से मतलब जिस सीट पे वो थे, सिर्फ न्यायाधीश बचेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश के पद से हट जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश। देखो, अतिरिक्त न्यायाधीश हो जाए या कार्यवाहक न्यायाधीश हो जाए, उनके बारे में जो बात करता है आर्टिकल 224 करता है, ठीक है। यदि किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार अधिक हो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर उनके कोई कार्य अधिक आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा केस हो गए, तो राष्ट्रपति अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होती है कि अगर मान लो 20 न्यायाधीश हैं किसी भी हाई कोर्ट में, और वो चाहें कि मतलब किसी दूसरे को और काम हो रहा है 25 लोगों का, तो वो 5 लोग और उसमें नियुक्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आर्टिकल 224 के तहत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? 222, 224, 226, 228। तो किस में होगी? 224 में होगी। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः बैठने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः बैठने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में यही कहा गया है कि आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में जो बात की गई 224A के अंतर्गत की गई है, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी सेवानिवृत्त यानी कि पहले से अगर कोई रिटायर्ड न्यायाधीश है तो पुनः उन्हें बैठाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, पर उनकी जो है परमिशन होनी आवश्यक है, वो चाहेंगे तभी बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 224A में आती है, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। जो उच्च न्यायालय होता है उसके क्षेत्राधिकार जो होते हैं वो क्या क्या होंगे, वो तो आर्टिकल 225 हमारा तय करता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ वही रहती हैं जो संविधान लागू करने से पहले थी, जब तक संसद उन्हें बदले ना, ठीक है। तो जब तक संसद उन्हें बदलती नहीं है तब तक उनके जो क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ वही रहेंगी जो संविधान लागू होने से पहले थी, ठीक है, सेम। आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 225 के तहत आते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 225, ठीक है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति है। रिट जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की है, और हाई कोर्ट जो है 5 रिटों के बारे में और जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा विशेषताएं आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यही बात हुई है जो मैंने आपको बताई है, देखो सेम, ठीक है। आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, किसके पास होती है? केवल उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 227 अधीक्षण जो शक्ति होती है आर्टिकल 227 के अंतर्गत आती है। अधीक्षण शक्ति के बारे में बात करता है 227 अनुच्छेद 227 जो होता है वो अधीक्षण शक्ति के बारे में बात करता है। इसमें कहा क्या जाता है, उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति होती है। यानी कि उच्च न्यायालय के जो अपने क्षेत्र के सभी न्यायाधीश अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उन पर अधीक्षण यानी कि उनका जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। मतलब वो उसके अंतर्गत कार्य करेंगे, और वो जो सभी न्यायालय हैं जो हाई कोर्ट से नीचे हैं वो सभी उसको सहयोग करेंगे उसके मुकदमे या किसी भी कार्रवाई में, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? ठीक है, तो किसके पास होगी? जिला न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, राज्यपाल के। तो उच्च न्यायालय के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 228 में संवैधानिक प्रश्नों का स्थानांतरण हो सकता है। जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं उन पर जो स्थानांतरण है मुकदमों का, वो कब हो सकता है? 228 के अंतर्गत ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें जो है संविधान का प्रश्न उठाया गया, और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर उच्च को मतलब हाई कोर्ट का मुकदमा आ गया है या फिर संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा मामला है, संविधान से जुड़ा मामला है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? वो हाई कोर्ट करता है। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, ठीक है? यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है तो उसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं वहाँ पे बात की गई है, तो ये जो हो सकते हैं आपके उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट में ऐसा कुछ होता है तो आपके जो है उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। संवैधानिक प्रश्नों का स्थानांतरण किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 227, 228, 229, 230, 228 में आता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कर्मचारियों के जो नियम कानून होते हैं वो क्या होते हैं। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं और जो नियुक्ति या सेवा शर्तें होती हैं उन पे जो कानून बना सकता है, मुख्य शर्तें जो है न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वो चुनने का काम जो होता है न्यायाधीश का होता है 229 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो केवल मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 230 संघ और संघ राज्य क्षेत्रों पर अधिकार के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 230 है उसमें किससे संबंधित है? आर्टिकल 230 संघ राज्य क्षेत्रों पर अधिकार से संबंधित है। संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है कि अगर वो चाहे तो किसी भी राज्य के हाईकोर्ट को भी वो कानून ऐसा बना दे कि संघ जो है वो हाईकोर्ट उसी हाईकोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 230 के तहत बताया गया है। ठीक है, दो राज्य और दो हाईकोर्ट भी एक हाईकोर्ट में कई सारे राज्य या एक राज्य और संघ शासित प्रदेश या किसी संघ शासित प्रदेश का अलग हाईकोर्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों तक फैला और बढ़ा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों तक कौन बढ़ा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय? तो कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये बढ़ाएगी संसद। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, संसद बढ़ाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 231 में बात की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जो मैंने आपको भी बताया था। संसद कानून बनाकर, इसमें कहा गया है कि संसद आपका कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो बताया गया है कि ये उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए बनाने की शक्ति किसके पास है? मतलब एक उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के, संसद के, मुख्यमंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये काम करेगी हमारी संसद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 233 के अंतर्गत आती है। जो जिला न्यायाधीश आते हैं हमारे, उनकी जो नियुक्ति होती है किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 233 के अंतर्गत आती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। ठीक है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर जिला न्यायालय के न्यायाधीश आपको चुनने हैं 233 के तहत, तो उनमें क्या होता है कि आपको चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल उनको चुनेंगे, लेकिन किससे परामर्श करके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके। ठीक है, देख लेते हैं आगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? देखो, राज्यपाल करता है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 234 के बारे में क्या बताया गया है कि न्यायिक सेवा में भर्ती। जो न्यायिक सेवा होती है उनमें जो भर्ती होती है वो कौन करता है? आर्टिकल 234 के तहत बताया गया है। राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श से की जाती है। ठीक है, राज्यपाल और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यही कहा गया है इसमें, न्यायिक सेवा में भर्ती किसके परामर्श से होती है? उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से। ठीक है, यही है। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर कौन नियंत्रण रखता है? आर्टिकल 235 में बताया गया है, तो ये रखता है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास होता है। अध्यक्षता जो होती है या नियंत्रण होता है उन पर वो कौन रखता है? वो आपका हाईकोर्ट रखता है, यानी कि जिला न्यायालयों पर।
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होता है? तो किसका होगा? राज्यपाल, सदन, उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री? तो किसका होगा? उच्च न्यायालय का होगा। अनुच्छेद 236 जिला न्यायाधीश की परिभाषा। अनुच्छेद 236 में क्या दी गई है? जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी परिभाषा के बारे में बात की गई है कि वो कैसे कैसे होते हैं और मतलब वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है 236 में। इस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 236 के अंतर्गत। ठीक है, जिला न्यायाधीश की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 34, 35, 36, 37। तो आर्टिकल 236 के अंतर्गत दी गई है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 237 मजिस्ट्रेटों पर लागू प्रावधान। जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन पर जो लागू प्रावधान है वो किस तरीके के होते हैं? आर्टिकल 237 में बताया गया है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि न्यायिक सेवा से जुड़े कुछ प्रावधान मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होंगे। तो न्यायिक मतलब राज्यपाल ये आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि जो न्यायिक सेवा है उससे जुड़े कुछ प्रावधान मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होते हैं। ये आर्टिकल 237 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेटों पर जो लागू प्रावधान है वो क्या क्या होंगे। ठीक है, राज्यपाल ये निर्देश दे सकते हैं। मजिस्ट्रेटों पर प्रावधान लागू करने की शक्ति किसके पास है? मजिस्ट्रेटों पर जो प्रावधान लागू होते हैं यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उन पर जो मजिस्ट्रेट बोलते हैं उनको, तो उन पर जो नियम लागू करने का जो प्रावधान लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या मुख्यमंत्री? कौन है? तो राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 238 में जो निरस्त की बात की गई है कि निरस्त क्या होता है, यह अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 238 को क्या किया गया है? निरस्त किया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 238 को जो क्या कर दिया गया है? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 238 किस स्थिति में है? लागू है, निरस्त है, संशोधित है, निलंबित है? तो ये क्या है? निरस्त है, आर्टिकल 238। ठीक है, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा उसके बारे में बात की गई है 239 में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है। जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनका जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेंगे प्रशासक को, उसके माध्यम से उनका प्रशासन होता है। और ये दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। अन्य राज्यों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक मतलब प्रशासक के तौर पे बैठते हैं एक व्यक्ति, जिन्हें राज्यपाल जैसे कि प्रदेश में होते हैं वैसे ही प्रशासक होते हैं वहाँ पे, या राज्यपाल के तौर पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? प्रशासन कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद? तो कौन करेगा? देखो, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसी व्यक्ति को वहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति। ये क्यों होता है? ये होता है विशेष अधिकार देने के लिए। राष्ट्रपति के हाथ में डायरेक्ट अगर कोई राज्य आएगा तो उस पर जो है चीज़ें जहाँ जहाँ उसमें कमियाँ हैं वो सही करने के लिए, या राज्य में जो चीज़ें हैं वो इतनी सक्षम नहीं है कि उस राज्य को अच्छे से चला सके, तो उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। राष्ट्रपति 240 में क्या गया? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के नियम बनाने की बात करता है। राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, किसको होती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के नियम बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आगे इसका क्वेश्चन। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय? तो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और क्लास में। मैंने इसलिए तेज़ पढ़ाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्लास बहुत लंबी हो रही थी। मैंने बीच में देखा तो बहुत ज़्यादा क्लास हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको छोटी करने के लिए तेज़ कर दिया, क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका खर्च नहीं करना चाहता, बस ये बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, और जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं अगली क्लास में भी। सोचूंगा थोड़ा समझा भी दूँ और थोड़ी जल्दी भी पढ़ा दूँ। जो चीज़ जल्दी पढ़ाने की होगी जल्दी, और नहीं तो समझाने की होगी तो समझा ही दूंगा जब खाली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगली क्लास हम कल देखेंगे